Hello everyone, welcome to Learner B. I am Shivani Chauhan, class 10th Science, Chapter 5 Life Processes. इसका हम देखने वाले हैं अब हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि एक तो ऑटोट्रोफ्स होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, इंसान, एनिमल्स मोस्टली सब हेटेरोट्रोप्स ही होते हैं, कहीं बाहर से अपना खाना ले रहे होते हैं। तो वो न्यूट्रिशन कैसा होता है ये हम देखेंगे। तो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट, मतलब हम जहाँ पर रहते हैं उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, उसकी तरह एनवायरनमेंट में रहना सीख जाते हैं। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटीरियल एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म, यानी कि हम जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, वो इस चीज़ पर निर्भर करता है कि हमारे आसपास कौन सा फूड मटेरियल अवेलेबल है। देखिए आजकल तो क्या है, आप कुछ भी खरीद करके खा सकते हैं, बट आज से अगर आप 100 साल पहले की भी बात करें या फिर आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले की भी बात करें, तो जो आपके आसपास ही खाना होता था ना, हम सिर्फ वही खा सकते थे, ज़्यादा दूर से लाया हुआ खाना हम लोग नहीं कंज्यूम कर पाते थे। फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी जैसे कि घास, और मोबाइल यानी कि घूमता हुआ जैसे कि डियर, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज असेस्ड एंड व्हाट इज़ द न्यूट्रिटिव अपरेटस यूज्ड बाय अ काउ एंड अ लायन। तो काउ तो भाई घास खाती है तो उसको घास से न्यूट्रिशन मिलता है, लायन डियर भी खा जाएगा, खरगोश को भी खा जाएगा वो, है ना, तो उसको वहाँ से न्यूट्रिशन मिल रहा है। देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। तो बहुत ही अलग अलग तरीके से हम लोग खाना लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं एज अ न्यूट्रिशन। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटीरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। अब जैसे अमीबा होता है, जैसे कि काऊ हो गई, तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर पहले उसको ब्रेक डाउन करते हैं फिर खाते हैं, जैसे कि फंजाई। एग्जाम्पल, फंजाई लाइक ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। अदर्स टेक इन होल मटीरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। मतलब ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि फंजाई, ईस्ट, मशरूम्स, ये क्या करते हैं, बॉडी के बाहर ही पहले क्या करेंगे, जो भी फूड होगा ना उस पर कुछ एंजाइम छोड़ देंगे। ठीक है, इस फूड पर इन्होंने कुछ एंजाइम छोड़ दिया। अब ये जो भी कॉम्प्लेक्स फूड था ना, ये सिंपल फूड में ब्रेक डाउन हो गया, फिर इस फूड को वो लोग खा लेते हैं। ऐसा कौन करते हैं, ईस्ट, मशरूम और फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स। और बाकी इंसान, हम लोग तो मुंह के अंदर खाते हैं, फिर उसको हमारी बॉडी में वो डाइजेस्ट होता है। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिज़ाइन और फंक्शनिंग अलग होती है, इसलिए हमारा खाना खाने का, उसको चबाने का, पचाने का तरीका अलग अलग होता है। Some other organism derive nutrition from plants or animals without killing them, बिना मतलब मारे ही न्यूट्रिशन डिराइव कर लेते हैं। दिस पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्कुटा, अमरबेल, टिक्स, लीस, लीचेस एंड टेपवॉर्म्स। तो आप लोगों से ना MCQ में आ सकता है कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर लेता है फूड को, तो ईस्ट, मशरूम, ब्रेड, फंजाई, है ना। अब आपसे पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है, मतलब पैरासिट जैसे कि होते हैं जो खून चूसते हैं, ऑर्गेनिज्म जिंदा ऑर्गेनिज्म से ही खून चूसते रहते हैं, जैसे कि लीच होती है, जैसे कि टेप वॉर्म होते हैं जो कि पेट में रहते हैं, और कहते हैं ना इसके बच्चे के पेट में कीड़े हैं, है ना, बच्चे के जैसे अगर पेट में कीड़े हैं तो फिर उसको खाना ज़्यादा लगता नहीं है बॉडी में, क्योंकि वो कीड़े सारा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। जैसे कि जुए हो जाती है सर में, तो वो सर में से खून चूस रही होती हैं, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मारता नहीं है, बस उसके न्यूट्रिशन को चूसता रहता है, तो वो होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। अब देखिए ये ना न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये एग्जाम में ना मल्टीपल टाइम्स आ चुका है, 3 नंबर का आप लोगों को बनाने के लिए भी आता है कई बार कि ये न्यूट्रिशन इन अमीबा किस तरीके से होता है। तो भाई ये अमीबा होता है, इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और ये फूड पार्टिकल है, तो ये स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्यूडोपोडिया क्या होता है, तो अमीबा की ना कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है, तो वो क्या करता है, जैसे फूड पार्टिकल को देखता है तो अपना ना मुंह बनाने लगता है और उसको एनगल्फ कर लेता है, और फिर उसके बाद जैसे उसकी बॉडी के अंदर खाना आ जाता है तो फूड वैक्यूल क्रिएट होता है, और उसमें वो ब्रेक डाउन करता है, फिर उसको पचा लेता है अपना, और जो वेस्ट मटीरियल होता है अपनी स्किन के थ्रू ही वो बाहर भी फेंक देता है। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा पढ़ते हैं, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है।
Since the food and the way it is obtained differ, digestive system is different in various organism. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में जो होता है ना, फूड में बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, यानी कि जैसे ये अमीबा जो है एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इनके पूरी की पूरी बॉडी में से कहीं से भी ये लोग खाना ले लेते हैं. बट एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो इंसान की बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमारे पास बहुत डिफरेंट ऑर्गन्स है अलग अलग काम करने के लिए. अब अगर हम अमीबा की बात करें, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. तो ऐसा वैक्यूल सा बना लेते हैं और वो क्या करते हैं, फिंगर जैसी, मतलब ये इसको ना ऐसी फिंगर जैसी प्रोजेक्शन, इसको ऐसे बोल रहे हैं कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, और फिर उसको वैक्यूल बना लेते हैं. अंदर जब खाना चला जाता है तो इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज आर ब्रेकन डाउन इनटू स्मॉलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म. मतलब फूड वैक्यूल में खाना ब्रेक डाउन होता है, फिर जो है वो साइटोप्लाज्म में चला जाता है. रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है वो भी बॉडी से ऐसे ही बाहर चला जाता है. अब अगर हम लोग पैरामीशियम की बात करें, विच इज़ ऑल्सो अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप लोगों से एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो भाई अमीबा और पैरामीशियम. अब पैरामीशियम क्या है, इस टाइप का होता है, और पैरामीशियम की ना एक डेफिनेट शेप, मतलब ऐसा टाइप का होता है, उसकी डेफिनेट शेप होती है. अमीबा की डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो वो कहीं से भी अपना मुंह बना करके खाना ले लेता है. बट पैरामीशियम की लगभग इस टाइप से एक डेफिनेट शेप होती है, वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसकी डेफिनेट शेप है, इसलिए खाना खाने का उसका एक डेफिनेट स्पॉट है. फूड इज़ मूव्ड to this spot by the movement of cilia which cover the entire surface of the cell. मतलब इसकी पूरी की पूरी बॉडी में ना सीलिया होता है, उसकी मदद से खाना ये अपने मुंह तक पहुंचा लेता है. तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो पैरामीशियम है उसकी तो एक स्पेसिफिक स्पॉट है उसकी बॉडी में जहाँ पर खाना जाता है. तो कैसे पहुँचता है, तो एक मूवमेंट होती है सीलिया, मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल. तो उसकी मदद से, मूवमेंट ऑफ सीलिया की मदद से पैरामीशियम खाना खा पाता है और उस पर्टिकुलर स्पॉट पे पहुंचा पाता है जहां पर खाना डाइजेस्ट होगा, चबेगा, पचेगा. समझे? तो 2 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम. अमीबा अपनी शेप चेंज कर लेता है, कहीं भी मुंह बना लेता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से. बट ये जो पैरामीशियम है इसकी डेफिनेट शेप होती है और फूड एक पर्टिकुलर स्पॉट पे जाता है विद द मूवमेंट ऑफ सीलिया, जो कि एंटायर सरफेस को कवर करता है पूरे सेल के. तो हम लोगों ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन देख लिया. अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इंसानों में, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से हम लोग लेते हैं. तो एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि एक जो नली सी है ना, ये देखो, ये जो है ना, ये पूरा अपना हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है. एलिमेंट्री कैनाल इज़ बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू दी एनस. तो माउथ से एनस तक जाती हुई एक लंबी सी ट्यूब होती है, उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. तो ये जो ट्यूब है अलग अलग, देखो ना, कई सारे ऑर्गन्स हैं और सब अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं. अब हम इसको डिस्कस करते हैं. अब एक्टिविटी 5.3 जो है ना, इसमें बेसिकली हम लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि सलाइवा क्या करता है. तो हमें क्या करना है इसमें, और ये एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं. आपके जो MCQ आते हैं ना उसमें भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, और जो आपका प्रैक्टिकल होता है 20 नंबर का, उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो एक्टिविटी 5.3 में हमें क्या लेना है कि 1 ml स्टार्च लेना है. ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है. ठीक है, 1% का, इन 2 टेस्ट ट्यूब, एक A टेस्ट ट्यूब है और एक B टेस्ट ट्यूब है. इसमें हम लोगों को 1 ml स्टार्च सोल्यूशन लेना है, और टेस्ट ट्यूब A में आप लोगों को सलाइवा डाल देना है. सलाइवा होता है थूक, सलाइवा डाल देना है. और दूसरी टेस्ट ट्यूब में जो है सलाइवा नहीं डालना है. अब इनको क्या करना है, 20-30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है. 20 मिनट के लिए आपने ऐसे ही छोड़ दिया. फिर उसके बाद ना आप इनमें डालेंगे क्या, आयोडीन सोल्यूशन. आयोडीन सोल्यूशन स्टार्च को चेक करने के लिए होता है. आयोडीन सोल्यूशन इसमें भी डालोगे और आयोडीन सोल्यूशन इसमें भी डालोगे, कुछ बूंदे. फिर
इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, तो कौन सी वाली टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज होगा ये बताना है। फिर बताना है व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन टू टेस्ट ट्यूब। तो देखो अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है ना तो ब्लू कलर आ जाता है, अगर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो ब्लू कलर नहीं बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च। तो सलाइवा स्टार्च का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कि आयोडीन डज नॉट टर्न स्टार्च ट्रीटेड विद सलाइवा इनटू ब्लू कलर, यानी कि ये वाले में ना जो है आयोडीन से ब्लू कलर नहीं होगा, जो बी टेस्ट ट्यूब है इसमें ब्लू कलर आएगा। क्यों? क्योंकि जो ए टेस्ट ट्यूब है ना उसमें हमने थूक डाल दिया, सलाइवा डाल दिया है। तो सलाइवा ने क्या किया है कि स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया है। जब स्टार्च ब्रेक डाउन हो चुका है तो वो कलर चेंज नहीं करेगा अपना। सलाइवा कंटेन्स सेलिवरी अमाइलेज, इट डिग्रेड स्टार्च इनटू सिंपल शुगर। तो इसका आंसर हो गया कि भाई सलाइवा जो है वो स्टार्च को सिंपल शुगर्स पे कन्वर्ट कर देता है। ये हो गए हमारे पर्टिकुलर इनके आंसर्स। अब हम देखते हैं कि भाई क्या होता है हमारे मुंह के अंदर जब हम खाना खाते हैं और फिर हमारी बॉडी में, हमारे पेट में क्या क्या होता है। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ठीक है, हम अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं और सारा का सारा पेट में जाता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर। तो अब हम कैसा भी खाना खाएं, चाउमीन खाएं, बर्गर खाएं, दलिया खाएं, सब कुछ हम लोगों को चबा चबा करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना होता है, नहीं तो वो काम हमारे इंटेस्टाइन को, हमारे पेट को करना पड़ता है। सारा का सारा खाना अल्टीमेटली बनता तो जूस ही है। दिस इज़ अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आर टीथ। तो हम खाने को चबाते हैं, इसलिए कहते हैं खाना चबा के खाना चाहिए ताकि हमारे बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है इतना काम ना करना पड़े, मुंह से ही काफ़ी सारा काम हो जाए। सिंस द लिनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक दिस पैसेज स्मूथ। तो ये जो कैनाल होती है ना, ये पूरी लिनिंग ये काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो इसलिए हम जब खाने को चबाते हैं तो हमारी मुंह में थूक भी रिलीज़ होता है, सलाइवा रिलीज़ होता है, ताकि जो फूड है वो मॉइस्ट हो जाए और आराम से इस कनाल से निकल जाए। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक आर माउथ वाटर्स, मुंह में पानी आ जाने वाली कहावत होती है ना। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट अ फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा सेक्रीटेड बाय सेलिवरी ग्लैंड्स। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि सेलिवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या सेक्रीट करते हैं, तो सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा सेक्रीट करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। अब जो हम खाना खाते हैं उसका नेचर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इफ़ इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। अब हम जो खाना खा रहे हैं वो एज इट इज़ गड़बड़ नहीं कर सकते, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल एंजाइम्स। तो जो हम खाना खा रहे हैं उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का काम एंजाइम्स करते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सेलिवरी एमाइलेज। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है, तो सेलिवरी एमाइलेज होता है। दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल शुगर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेलिवरी एमाइलेज, what is the function of saliva? तो function of saliva is to break down starch into simple sugar। तो यानी कि starch का conversion हमारे मुंह में ही start हो जाता है, तो starch को simple sugars में convert कर देता है saliva with the help of enzyme called salivary amylase। यहाँ पर आपको अपनी बुक में ना important mark करना है और इसको बार बार रीड करना है ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़रूर आना है, आप याद रखिएगा। The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue। टंग मस्कुलर होती है, उसकी मदद से सलाइवा यहीं से जनरेट होता है, हम चबा चबा करके फिर खाने को अपने ये जो नली है ना अंदर वाली इधर भेज देते हैं। It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward। तो कैनाल की जो lining होती है ना वो धीरे 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 पुश करते हैं फूड को। These peristaltic movements occur all along the gut। तो फूड कैसे मूव करता है? बिकॉज ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये भी आप लोगों को याद रखना है कि जो फूड का मूवमेंट होता है ना मुंह से लेकर के पेट के अंदर तक, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
कि भाई कौन सी मूवमेंट की वजह से फूड मूव करता है। और ये ह्यूमन एलिमेंटरी कैनाल या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ऑइसोफेगस। ये जो लंबी सी नली होती है ना, ये होती है ऑइसोफेगस। द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। अब स्टमक काफ़ी बड़ा ऑर्गन है जो काफ़ी फैल जाता है ना, पेट मोटा हो गया है ऐसा बोलते हैं ना, तो पेट मोटा हो जाता है जब खाना इसमें जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। द मस्कुलर वॉल ऑफ द स्टमक, तो स्टमक की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो एक्सपैंड हो जाती हैं, है ना, और वो मतलब डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ करती हैं ताकि खाना जो है अच्छे से वो पच पाए। डाइजेशन इन स्टमक इज़ टेकन केयर ऑफ बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। अब ये स्टमक बड़ा इंपॉर्टेंट है, खाना जो है स्टमक में आ गया है, स्टमक में जो है डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज़ होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। फिर उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है ना, इसकी जो स्टमक की वॉल होती है ना, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बनी होती है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक की वॉल पे और ये डाइजेशन में मदद करते हैं। और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज़ करते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन रिलीज़ करते हैं। ये ना आप लोग को याद रखना है कि पेप्सिन क्या होता है। व्हाट इज़ पेप्सिन? पेप्सिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, PP है ना, दोनों में P आ रहा है, तो पेप्सिन क्या करता है, इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। और यहाँ पर म्यूकस भी होता है, यानी कि एक लेयर होती है स्टमक में म्यूकस की, ताकि जो HCl प्रोड्यूस हो रहा है ना स्टमक में, वो स्टमक को नुकसान ना पहुंचा पाए। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। अब HCl क्यों रिलीज़ हो रहा है? HCl इसलिए रिलीज़ हो रहा है ताकि ये पेप्सिन जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला है, इसकी मदद कर सके। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक इट सर्व्ड बाय द एसिड? अब एसिड और क्या फंक्शन सर्व करता है? खाने को हमारे मतलब बेसिक और एसिड का एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लिनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। तो जो म्यूकस है ना, वो एसिड जो रिलीज़ हो रहा है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। वी हैव often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? तो HCl पहले ही प्रोड्यूस हो रहा है, अगर हम बहुत ज़्यादा एसिडिक खाना खा लेते हैं ना, तो और एक्सेसिव एसिड प्रोड्यूस हो जाता है, उसकी वजह से हमें एसिडिटी फील होती है अपने पेट में। तो ये चीज़ ना, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट में जब खाना पहुंचता है तो पेट में डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, पेट HCl रिलीज़ करता है, पेट पेप्सिन रिलीज़ करता है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है और HCl पेप्सिन की मदद करता है। और हमारे पेट पर एक लेयर होती है म्यूकस की, ताकि HCl से उसको बचाया जा सके। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाय अ स्पिंचर मसल। अब आप लोगों से क्वेश्चन आ सकता है कि स्पिंचर मसल का क्या काम होता है? स्पिंचर मसल का काम होता है ताकि पेट से दूसरे ऑर्गन में जा सके, विच रिलीजेज इट इन द स्मॉल अमाउंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो थोड़ा थोड़ा सा खाना अब स्टमक पे पहुंचने के बाद स्टमक में काफ़ी सारा डाइजेशन हो जाता है, फिर स्पिंचर मसल की मदद से छोटे छोटे अमाउंट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। अब फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज़ फिटेड इनटू कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कॉइलिंग। तो देखो, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, ये सबसे लंबा सबसे बड़ा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, बट इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है क्योंकि ये कॉइल में बहुत ही कम स्पेस में ये ऐसे गोड़ा मोड़ा करके पड़ा हुआ होता है, इसलिए हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। अदरवाइज ये सबसे बड़ा पार्ट है, तो ये भी आपके MCQ में पूछा जा सकता है। और क्यों कहा जाता है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन? क्योंकि ये बहुत ही कॉम्पैक्ट यानी कि बहुत ही कम स्पेस में एक्सटेंसिव कॉइलिंग के साथ रखा हुआ होता है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट। तो आपके अगर क्वेश्चन आता है कि क्या सारे एनिमल्स में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ होती है वो बराबर होती है, तो नहीं, सारे एनिमल्स में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ वेरी करती है। हर्बीवोर्स यानी कि जो सिर्फ घास खाते हैं, हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड। तो आपकी
और काऊ की, क्या स्मॉल इंटेस्टाइन बराबर है? तो नहीं, काऊ की आपसे भी बड़ी है। क्यों? क्योंकि काऊ को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने पड़ते हैं। ग्रास जो घास होती है उसमें सेल्यूलोज होते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन का होना ज़रूरी है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट, हेंस कार्निवोर्स लाइक टाइगर्स हैव अ शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन। मीट आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए जो जानवर जैसे कि टाइगर, लायन है, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है। तो आपके कंपैरिजन अगर आए कि भाई काऊ की स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होगी कि लायन की, तो भाई काऊ की होगी। The small intestine is a site to complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. This is also important कि भाई site of complete digestion क्या होता है? तो small intestine is the site of complete digestion of carbohydrate, proteins and fats. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. तो अब क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर से भी सेक्रीशन आते हैं कुछ, और पेनक्रियास से भी आते हैं, और ये डाइजेशन में मदद करते हैं। द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड एल्कलाइन फॉर द पेनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट। अब हमने देखा था ना कि स्टमक में HCl था, तो फूड को एसिडिक बना रहा था। अब वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आया है, बट जो पेनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो एसिडिक खाने पर एक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एल्कलाइन बनाना पड़ेगा। तो बाइल जूस जो कि लिवर से आता है वो ये काम करता है, अकम्प्लिशेस दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स। तो ये बहुत ज़्यादा फिर से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बाइल जूस का क्या काम होता है। सबसे पहले तो बाइल जूस कहाँ से आता है? लिवर से। बाइल जूस लिवर से आता है। एक तो उसका काम होता है कि एसिडिक फूड को वो एल्कलाइन बनाता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर पाएँ, और दूसरा जो बाइल जूस है वो फैट्स पर भी, जो हम फैटी खाना खाते हैं ऑयल वाला, उस पर भी बाइल जूस एक्ट करता है। तो बाइल जूस के दो काम हो गए, एक तो वो फैट्स पे एक्ट करता है और साथ ही साथ वो एसिडिक फूड को एल्कलाइन बनाता है ताकि पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हैं वो खाने को डाइजेस्ट मतलब एक्ट कर पाएँ। अब आगे, फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। फैट आप समझो लार्ज बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, विच मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर एंजाइम टू एक्ट ऑन देम। इसीलिए तो कहते हैं फैट खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करना, फैट को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं तो उन पर एक्ट करना एंजाइम्स के लिए मुश्किल होता है। बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। तो जो बाइल जूस आता है ना लिवर से, वही इन बड़े बड़े एंजाइम्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। दिस इज सिमिलर टू इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट दैट वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 जो केमिस्ट्री का है उसमें एमल्सिफिकेशन होता है ना, उसमें भी बड़े बड़े जो है डर्ट के पार्टिकल्स को तोड़ा जाता है, ऐसे ही बाइल जूस काम करता है। पेनक्रियास सेक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम्स लाइक ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन एंड लाइपेज फॉर ब्रेक डाउन इमल्सिफाइंग फैक्ट। तो यहाँ पर क्या है, पेनक्रियाज भी सेक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस। काम वो क्या करते हैं, उसमें एंजाइम होता है ट्रिप्सिन, वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, और लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है इमल्सिफाइड फैट्स को। तो ये ना रटने वाली चीज़ें, आप लोगों को ना नोट्स बनाने हैं। मैं कोशिश करूँगी कि नोट्स फॉर्म में आप लोगों को पूरा दे दूँ कि भाई पेनक्रियास से क्या आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है, उसमें क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। जैसे कौन कौन से एंजाइम आते हैं पेनक्रियास से? एक तो आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। और लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है, फैट्स को और ब्रेक डाउन करने का काम करता है। अब वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड विच सेक्रीट इंटेस्टाइनल जूस। अब इसकी खुद की जो वॉल्स होती हैं वो भी इंटेस्टाइनल जूस को सेक्रीट करती हैं। एंजाइम प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन टू अमीनो एसिड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या होता है, प्रोटीन से अमीनो एसिड बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फैट्स फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान से देखो, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं,
कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और फैट फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट होते हैं। फिर उसके बाद डाइजेस्टेड फूड इज़ टेकन अप बाय द इंटेस्टाइन, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड इंटेस्टाइन ने ले लिया। इनर लिनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं जिसको हम लोग विली बोलते हैं, और वो क्या काम करती हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेस्टेड फूड जो है इंटेस्टाइन में जाता है, इनर लिनिंग मतलब इनर लेयर जो होती है ना, उसमें छोटी छोटी फिंगर जैसी प्रोजेक्शंस होती हैं, उसको हम लोग फिंगर जैसी जो प्रोजेक्शंस होती है ना छोटी छोटी, उनको हम लोग बोलते हैं विली। विली क्या करती हैं, इंक्रीज़ करती हैं सरफेस एरिया रीएब्जॉर्प्शन के लिए। विली में बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। अब विली क्या करता है, एब्जॉर्ब्ड फूड को हर सेल बॉडी तक, मतलब बॉडी के हर सेल तक पहुंचा देता है, ठीक है। वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़ एंड रिपेयर ओल्ड टिश्यूज़। वेरी इंपॉर्टेंट, विली एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी आना ही है, किसी ना किसी फॉर्म में ये पूछा जाएगा। तो विली का क्या काम होता है, विली कहाँ प्रेजेंट होती है, विली प्रेजेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे। क्या होती है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, इंक्रीज़ करती है सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए। विली रिचली सप्लाइड होती है ब्लड वेसल से विच टेक द एब्जॉर्ब्ड फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, बिल्डिंग अप टिश्यूज़ एंड रिपेयरिंग ऑफ ओल्ड टिश्यूज़। तो विली के इतने सारे काम होते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो बाकी बचा हुआ अनएब्जॉर्ब्ड फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन ये है, जो बाकी बचा हुआ है उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे और मतलब एब्जॉर्प्शन वगैरह चलता है, फिर मटेरियल का वाटर वगैरह रीएब्जॉर्ब होता है। रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अब फिर पॉटी की फॉर्म में जो बाकी बचता है वो एनस से रिलीज़ हो जाता है। एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट जो मटेरियल होता है ये रेगुलेट करते हैं एनल स्पिंचर। ये इंपॉर्टेंट है कि जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसको रेगुलेट करने का काम एनल स्पिंचर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि कौन क्या करता है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, HCl, म्यूकस क्या काम करते हैं, ये हम लोगों को याद रखना है। बाइल जूस क्या काम करता है ना, सब। अब इसका लास्ट पार्ट आता है डेंटल केयरीज। केयरीज होता है टूथ डिके। तो हम लोगों का जो टूथ होता है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मगर अगर हम बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं रात को और फिर बिना ब्रश करे सो जाते हैं तो उससे क्या होता है, टूथ में ना एसिड क्रिएट होने लगता है। जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो शुगर पे एक्ट करते हैं और एसिड प्रोड्यूस करने लगते हैं। उसकी वजह से एनिमल डीमिनरलाइज होने लगता है, हमारे दांतों का एनिमल ख़राब होने लगता है। बहुत सारे बैक्टीरियल सेल उस पर एक्ट करने लगते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, दांत सड़ने लगते हैं। सलाइवा कैन नॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लैक कवर द टीथ। तो क्या होता है ना कि तभी तो कहते हैं रात को मीठा खा के नहीं सोना चाहिए या फिर रात को ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि फिर प्लाक क्रिएट नहीं हो पाता है। अगर प्लाक जमने लगता है ना, प्लेग बोलते हैं जिसको, प्लाक, वो जमने लगता है, येलो येलो सी कवरिंग होती है टीथ पर, तो वो ना मतलब बैक्टीरिया उस पर एसिड छोड़ते जाते हैं और उससे दांत सड़ने लगते हैं। यही होता है डेंटल केयरीज। बैक्टीरियाज एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड एंड सॉफ्टन द एनिमल, और उससे दांत खराब होने लगते हैं। तो ये हमारा पूरा का पूरा कवर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब रेस्पिरेशन का पार्ट हम लोग आगे की वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।